नमस्कार भैया, राम राम। मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड रिपोर्ट। आज हमारे संग ये ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनने एक एलआईसी के साधारण एजेंट से अपना सफर शुरू करो और आज देश की सबसे बड़ी विधानसभा यानी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लगातार 2 बार की विधायक है। सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा जी हमारे संग बातचीत मौजूद है। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको बुंदेलखंड रिपोर्ट पर। धन्यवाद बुंदेलखंड के आप संवाददाता को कि आपने मुझे अपने चैनल बुलाकर हमारा जीवन परिचय पूछने का प्रयास किया। विधायक जी, आपने जो है सबसे पहले पढ़ाई शुरू कहाँ से करी? आपकी पढ़ाई ग्रेजुएशन कहाँ से हुई? फिर आकर आप एलआईसी के एजेंट बने, फिर आकर बाद आप चुनावी मैदान में आए, राजनीति में आए। कैसी का शुरुआत हुई, थोड़ा अपने बारे में बताओ आप। मैं गौरीशंकर वर्मा मालवीय नगर कोंच का निवासी हूँ और मैं गरीब परिवार से आता हूँ। मेरे माता पिता मजदूरी काम करते थे, भट्टा पर काम होता था और उन्होंने अपने खून पसीने से मुझे हाई स्कूल पढ़ाया, इंटर पढ़ाया और मुझे सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा हंडिया और उरई पॉलिटेक्निक से किया मैंने। और क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति कम होने के कारण मैंने सब्जी मंडी में मुनीमी में शुरुआत काम किया। मैं खैरी जाकर पर डे सुबह 4 बजे उठकर डब्बे पर दूध लाकर कोंच के मिठिया दुकानदारों को दूध सप्लाई करता था और उसके बाद धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता गया और पूरे परिवार का पालन पोषण मेरे माँ बाप और मैंने स्वयं किया है। मैं अपने परिवार में मेरी बड़ी 2 बहनें, मेरे एक बड़े भाई, एक मेरा छोटा भाई, ये मेरा परिवार था और माता पिता की मैंने सेवा की है। और लगातार जब मैं 84 में इंटर पास करके पॉलिटेक्निक करने जा रहा था तो मेरे यहाँ एक विधानसभा का चुनाव हुआ था जिसमें कोंच विधानसभा से ज्ञा प्रसाद पूरी विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। तो वो मेरे मोहल्ले के थे तो मैंने उनके साथ दिया। तो तब से मुझे राजनीति में कुछ समाज सेवा को लेकर काम करने की जिज्ञासा जगी और मैं लगातार पॉलिटेक्निक करने के बाद 89 में मैंने पास आउट कर लिया था 3rd ईयर। और उसके बाद मैं हमारे कोंच विधानसभा से विधायक का चुनाव भानु प्रताप सिंह वर्मा 91 में चुनकर विधायक बनकर लखनऊ पहुँचे। तो मैं उनके साथ लगभग 1 साल रहा और उसके साथ साथ मैं उनके साथ घूमता फिरता रहा। तो उसी समय मैं संघ के संपर्क में आया। संघ के संपर्क में आने के बाद मैंने आईटीसी प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और मैंने संघ में रहकर भारतीय जनता युवा मोर्चा में काम किया और मैंने इसके साथ साथ परिवार को चलाने के लिए मैंने जालौन एलआईसी से एजेंट बनकर, मेरी पत्नी एजेंट हैं, और डाकखाने में भी मैं एजेंट बना जिससे कि पैसा कुछ कमा के अपने परिवार के, अपने बेटा और बेटियों को पढ़ा सकूं। तो मैंने दोनों काम करता रहा और जहां आज मैं विधायक है, जहां मैं मेरा आवास है, वहीं मैं आज और राकेश बातम यहाँ के संवाददाता हैं, वो सीनियर हैं, उनके यहाँ रहकर मैंने 150 रुपये में अखबार, यही कॉलोनी मैंने 150 रुपये महीने पे अखबार वितरण करने का काम किया। तो निश्चित रूप से मेरा एक ही मकसद था कि जो भी मैं पैसा कमाऊं वो ईमानदारी से और काम करके ही कमाऊं, क्योंकि काम करने की मेरी क्षमता पहले ही थी, आज भी है। कोई भी काम मुझे छोटा बड़ा नहीं लगता है, तो प्रयास करता रहा। और 93 में जब संघ में आया तो उसके बाद 96 में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष बना युवा मोर्चा का। उसके बाद 96 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे कोंच से विधायक का टिकट दिया। कुछ लोगों ने नहीं चाहते थे कि मैं चुनाव हार गया। उसके बाद 2002 में जो 1996 से मुझसे चुनाव जीते थे दयाशंकर वर्मा, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और वो 2002 में उनको टिकट मिला। जब उनको टिकट मिला तो मैं आराम से अपने घर पर रहा और पार्टी काम करता रहा। मैंने कहा मेरे भाग में होगा तो देखा जाएगा। तो 2002 में मैंने उनको चुनाव जिताया। मेरा भाग था कि 2007 के पहले वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। तो 2007 में फिर मैं कोंच से चुनाव लड़ा। तो जब दूसरी बार कोंच से चुनाव लड़ा तो मैं मात्र 17 से वोटों से चुनाव हार गया। उसका कारण है कि लालू प्रसाद यादव उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही विधानसभा में
चुनाव लड़ाने अपना प्रत्याशी को आए थे, और वो प्रत्याशी मेरा ही नाम राशि उन्होंने ढूंढ कर रखा था कि जैसे गौरी शंकर वर्मा को भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को हराना है। इसलिए मैं 17 वोटों से हार गया था, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी और लगातार भारतीय जनता पार्टी में मैं काम करता रहा, अपने काम के दम पर पार्टी में सक्रिय बना रहा। और जब 2012 में अनुसूचित वर्ग की सीट उरई विधानसभा हो गई तो मैं उरई आ गया। 2012 में फिर मैं भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ा, तो चुनाव बहुत अच्छा था, लेकिन उस समय नए अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर लौटे थे और नए युवा थे, उन्होंने कुछ घोषणाएं कर दी, मैं लैपटॉप दूंगा, इसलिए दूंगा, वो करूंगा। तो उनके झूठे वादे के चक्कर में नए युवा फंस गया और नए युवा ने जो वोट हमको देने वाला था, रातों रात 2 दिन में वो परिवर्तन हो गया और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीता और समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई। लेकिन मैंने फिर भी कभी हार नहीं मारी, मैं लगातार 2012 से 2017 तक काम करता रहा। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 2017 में फिर टिकट दिया और मैं 80,000 वोटों से उरई विधानसभा से पहली बार विधानसभा उत्तर प्रदेश में 2017 में पहुंचा। जब 2022 का चुनाव आया तो फिर पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया और पार्टी ने मुझे जनता ने मुझे विधायक बनाया। और जब 2022 के बाद मैं गया तो एक ही संकल्प था कि अब मैं अपनी विधानसभा में 5 साल में जो काम अधूरे पड़े हैं उन सब काम को मैं करूंगा। 2017 से राज्य में बीजेपी की सरकार है, तभी से आप विधायक हो। आपके द्वारा पिछले 9 साल में कौन ऐसे 9 काम आप बताओ जो जन कल्याणकारी रहे हो। वैसे तो काम तो लगभग 2 से होंगे ऐसे जो जन कल्याणकारी काम है। जैसे आप सिटी स्किन मशीनें जैसे जिला अस्पताल में बनवाने का मैंने लगवाने काम किया है। डायलिसिस कराने के लिए हम लोग ग्वालियर और कानपुर जाते थे, आज डायलिसिस की यूनिट यहाँ उरई में लगी है। आपने देखा होगा कि डकोर सीएससी बंद पड़ी थी, मैंने पुनः उसको सीएससी चलाने का काम किया। नगर पंचायत 8 को नगर ग्राम सभा 8 को नगर पंचायत मैंने बनाने का काम किया। कोटरा का अधूरा पुल जो पड़ा था, जो गुरसां को जोड़ने वाला पुल है, वो अधूरा पड़ा था, वो मैंने 2017 के बाद चालू कराया। मैंने आपने देखा होगा कि हमारे जनपद जालौन में लोग आते थे तो सीधे या तो झांसी निकल जाते थे या कानपुर निकल जाते थे, तो मैंने दोनों उरई के मुख्य द्वार पर एक दादा बाबूराम के नाम से गेट बनवाया, एक अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से गेट बनवाया। आपने देखा हो कि जैसे कि अभी पिछली बार चर्चा हुई थी कि वो उरई में जालौन नगर में ताईबाई के नाम को लेकर तमाम विवाद हुआ था। जालौन के लोग कहते कि हाँ ताईबाई लगना चाहिए, कुछ लोग कहते सरदार पटेल की को स्थापित होना चाहिए, तो सरदार पटेल की मूर्ति स्थापित हो गई। तो उन्होंने कहा कि अब ताईबाई कहाँ जाएंगे, तो मैंने ताईबाई के नाम से बड़ा सा गेट बनवाया है। तो आपने 2 लोगों को सम्मान देने का काम करो। तो प्रयास करता हूं कि हमारी विधानसभा की जनता को जैसा चाहिए वैसा हम करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मेरी निधि है, सरकारी निधि है, वो निधि जनता की है, जनता जो चाहती है उसको करने का मैं प्रयास करता हूँ। आने वाले समय में अगर पार्टी 2027 में आपको टिकट दे रही तो गौरी शंकर वर्मा की क्या योजना है अपने क्षेत्र की, अपनी विधानसभा के लाने? भारतीय जनता पार्टी ने अगर हम पे विश्वास किया, भरोसा जताया, तो निश्चित रूप से मैं पिछली बार 39,000 वोटों से जीता था। अब की बार जो उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास कराया है, उस विकास के दम पर और अपने लोगों से मिलने जुलने से, लोगों के दुख सुख में शामिल होने से और उनका सम्मान करने से मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उरई विधानसभा फिर 40,000 के अधिक मतों से विजयी उरई विधानसभा के कार्यकर्ता और आम जनता मुझे कराएंगे। 29 अगस्त 2025 उरई के कालपी बस स्टैंड पे एक दंपत्ति के साथ जो है बदतमीजी हुई और बाकी बाद उसे आगजनी की घटना सामने आई। विधायक गौरी शंकर वर्मा ने खुल के एक पक्ष को समर्थन करो, कहा तो पूर्ण मामला यह था कि एक जनपद जालौन का एक बड़ा सट्टा माफिया और उसके साथ लगभग जनपद जालौन के 40-50 और लोग जो पूरे जनपद में सट्टा कराते हैं और उसके संरक्षण में वो सट्टा करते थे। लगातार कई वर्षों से उसका काम चल रहा था और उसकी एक गैंग थी कि किसी ने अगर उसको रोकने का प्रयास किया तो पूरी गैंग शाम को इकट्ठे होकर आ जाती थी और उसको मारपीट करके, और अगर उसने प्रार्थना पत्र धोखे से दे दी कि मेरे साथ इन व्यक्ति ने मारपीट की है
तो एक साथ 16 या छोटी धार लगा के उसको मुचलका देकर और पुलिस ने अपना उल्लू सीधा करके और उसको छोड़ देते थे। तो उसके हौसला इतने बढ़ गए थे कि आए दिन वो किसी भी एरिया में जाकर इस तरह की घटना करता था। और उसका एक क्षेत्र हो गया था, जैसे मंडी चौकी, 5 बस स्टैंड चौकी, बल्लभ नगर चौकी, राजनगर चौकी, मेडिकल चौकी, जिला अस्पताल चौकी, जेल चौकी, कांचीराम चौकी, इन एरियो में वो अपने सट्टा के गुर्गों द्वारा गरीब पब्लिक जहां रहती थी उन पब्लिक के बीच में सट्टा जुआ कराकर उन गरीबों का खून पसीने का पैसा अपने गुर्गों के माध्यम से उनका शोषण करता था। ऐसा तो नहीं है कि भी मुसलमान है, जैसे विधायक जी ने कही कि मुसलमान है तो जो है अपराधी तो हैं, तुरंत जो है एक तरफ पक्ष ले लो। मैंने जो प्रार्थना पत्र दिया है, क्योंकि वो गोपनीय चीज है, मैंने 10 चौकी के नाम क्यों लिए? उस पत्र में 17 लोग ऐसे हैं जो आधे हिंदू हैं। एक जालौन के आसपास का सट्टा माफिया, उसका भी मैंने नाम लिखा था, वो हिंदू है। जालौन नगर में 2 सट्टा माफिया हैं, वो दोनों हिंदू हैं और कई बार वो बंद भी हुए हैं। तो मैंने ऐसा नहीं कि वो मुझे उन मुसलमान से विशेष रूप से वो था, मेरा तो ये मकसद हुआ कि आपने एक बस स्टैंड पर बैठी महिला को छेड़खानी की, उसको इशारों से बाहर बुलाने का प्रयास किया और उसके आदमी को जब उसने बताया तो उसके साथ मारपीट की। और जो वहां उस शताब्दी संचालक ने रोका तो उनको भी मारा। तो वो घटना चूंकि बड़ी घटना थी और अगर इस तरह के गुंडे माफियाओं का हौसला बढ़ता जाएगा, और मैंने जब विधानसभा में चुनाव लड़ा और लड़के में आया था तो मैंने कहा था कि मेरी बाइडी भी है, अपनी विधानसभा में मैं गुंडे माफियाओं को पनपने नहीं दूंगा और गुंडे माफियाओं में सफाया कराऊंगा। तो जब गुंडे माफिया किसी को धमका देते हैं और या उन्होंने 5,000 रुपए दे दिए, 5 के 5 लाख हो गए, तो फर्जी स्टाम्प पे दस्तखत करा के ऐसे कब्जा वो करते थे। और उसमें कुछ सफेदपोश नेता भी थे कि उस घटना से उनको भी लगा, क्योंकि मुझे फिर मेरे खिलाफ घेराबंदी भी की गई, तमाम हमारे दल के लोग भी निकल के आए, उसके साथ थे। तो मैं इसकी परवाह नहीं करता हूँ, सिर्फ मैं भगवान से डरता हूँ, बकाया मैं किससे नहीं डरता हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है, क्योंकि आपने देखा होगा मेरे साथ कोई गुंडा माफिया कभी नहीं रहा होगा। मैंने आज तक अपने जीवन में कभी भी, मैं मोटरसाइकिल चलता हूँ, अकेले चलता हूँ, मैं कभी भी किसी से नहीं डरता हूँ। और जो अपराधी होते हैं वो अपराध करने के लिए ही पैदा हुए हैं और वो अपराध किसी के साथ कर सकते हैं। अगर उनके पास पैसे की कमी हो गई तो अपने घर वालों की बात साथ कर सकते हैं, रिश्तेदारों के साथ कर सकते हैं, और अगर मैंने उनको पालने का प्रयास किया तो कभी वो मेरे साथ भी कर सकते हैं। ऐसा अपराधियों का एक इतिहास है जो मैं उन इतिहास को नहीं दोहराना चाहता। क्योंकि बाकी बात एक वीडियो वायरल हुई कि मोटरसाइकिल में आग जो लोग लगा रहे थे उनके ऊपर तो कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, और जिनने आग नहीं लगाई उनके ऊपर आपने उस प्रशासन ने कार्रवाई कर दी, उनको ऐसा आरोप है। देखो, जो अपराधी हैं उनको अपने गलेबान में झांक के देखना चाहिए, उनके परिवारों को उनके गलेबान में झांक के देखना चाहिए कि वास्तव में वो अपराधी हैं कि नहीं है। हम बचाव के लिए तो कुछ भी कर सकते, किसी के कहने से, किसी के नेता से कहने से, अपने को बचाव करने के लिए हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अंदर की आत्मा अगर वो झसकोर कर देखें कि उन्होंने कितने लोगों के साथ अपराध किया है। और ये निश्चित मान लो, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब लाठी पड़ती है तो उसका फिर अंत होता है। जालौन समेत पूरे बुंदेलखंड में स्मार्ट मीटर, प्रीपेड स्मार्ट मीटर एक बहुत बड़ी समस्या है, और अभी तक कौन नेता ने, भाजपा के कौन जनप्रतिनिधि ने खुल के जो है स्मार्ट मीटर के विरोध में जनता के संगे नहीं आए। क्या है ऐसा, क्या है कि पार्टी को डर लग रहा हो कि अनुशासनवादी कार्रवाई नहीं हो जाए? आपने देखा हमारे मुख्यमंत्री ने भी कह दिया, हमारे ऊर्जा मंत्री ने भी कह दिया। नहीं, वो तो उनने कही है, बाकी बात जिलाधिकारी को मैं लिख के दिया। हाँ, आपने दी लिख के? बिल्कुल, मैंने लिख के दिया और जिलाधिकारी से बात भी हुई, जिलाधिकारी ने लिख के भी भेज दिया कि इस स्मार्ट मीटर को पोस्ट पेड मीटर में कर दिया जाए। ये लिख के चला गया, उसका कार्यान्वयन हो। क्योंकि क्षेत्र में ऐसी चर्चा है कि लोग कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि जो है, चाहे विधायक हो और चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष या जिला जो भी हो, वे जो है जैसे खुल के आवाज नहीं उठा पा रहा है कि पता चले
पार्टी अनुशासनहीनता वाली कार्रवाई कर दे और उनको जो है करियर संकट में आ जाए? नहीं, मैं दुनिया की नहीं जानता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ। और मैं डीएम साहब से आप अगर पूछे तो वो बताएं ना बताएं उनका विषय है, लेकिन हम 26, 27, 28 में लखनऊ रहूंगा, तो माननीय मुख्यमंत्री से समझ लूंगा और अपने लेटर पैटर माननीय मुख्यमंत्री को सीधा सौंपूंगा। ठीक। बुंदेलखंड अपने आप में जो है बहुत गौरवान्वित करने वाला क्षेत्र है, ठीक है, संस्कृति के हिसाब से बहुत अच्छा क्षेत्र है। तो विधायक गौरीशंकर वर्मा के द्वारा या विधायक जी की सरकार के द्वारा अभी तक पर्यटन के क्षेत्र में कौन कौन से काम करेगा या फिर आगे क्या योजना है? जब से मैं विधायक बना हूँ, पर्यटन विभाग ने मेरे सबसे पहले जगदम्बिका माई में 50 लाख रुपए देकर वहाँ सुंदरीकरण कराया, अक्षरा माई पे 50 लाख रुपए देकर सुंदरीकरण कराया, 1 करोड़ 20 लाख रुपए शारदा माई पीठ पर आप गए होंगे तो राजा महाराजा जैसा हॉल बना है वहाँ कराया है। आप जालौन के निवासी हैं, आपने छठी माता मंदिर को देखो, 1 करोड़ रुपए का काम चल रहा है। आपने उरई विधानसभा में मैंने जो है बंधन योजना के माध्यम से शहीद स्मारक बन रहा है। मैंने अभी पिछली सत्र मैंने हमारे संत रहे बहुत पुराने आदरणीय राजेश रामानंद जी, राजेश रामानी उनका आश्रम बनाने के लिए 2 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गया है। अभी आज मुझसे एक पत्र लिखाया गया है कोटरा की बड़ी माता मंदिर, वहां भी 1 करोड़ का प्रस्ताव बन रहा है सुंदरीकरण के लिए। कोटरा में भी बेतवा बैचत्री के नाम से एक स्थान है, वहां सुंदरीकरण कराएगा। लगभग आपने सलाघाट गए होंगे, सलाघाट को आपने पहले ही देखा हो आपने, तो हमारा कहने मतलब कम से कम 20 मंदिर ऐसे जो हैं हमने उरई विधानसभा के जहां पर्यटन के माध्यम से पैसा मैंने दिलवाया। विधायक जी के विरोधी विधायक जी के ऊपर ऐसे आरोप लगाते हैं कि विधायक जी माफियन को संरक्षण दे रहे, खोल के मट्टी चलवा रहे दम से, और जो है 2-4 लोग ऐसे रखे हैं अपने पास कि विधायक जी के खिलाफ अगर कोई बोले तुरंत उनको जो है काम खत्म, सिस्टम ठीक कर दें उनको। कि जहाँ पे आपका क्या है? आप देखते होंगे, हो सकता है आप मेरी विधानसभा के निवासी हैं, लेकिन पहले भी आप कैरिया के निवासी हैं। आपका परिवार मुझसे बहुत पहले जुड़ा रहा। जरा परिवार से पूछो कि कभी गौरीशंकर वर्मा के साथ कोई भी गुंडा 307 वाला 302 वाला या अपराधी कभी रहा हो। मैंने जीवन में ये सीखा ही नहीं है कि कोई अपराधी मेरे साथ रहे। और रही मट्टी माफियाओं की बात, निश्चित रूप से मेरे साथ कोई मट्टा माफिया नहीं है, और अगर कुछ ने मट्टी काम किया है तो उसको भी मना कर देता हूं कि आप जो है काम मत करो, मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगा। जालौन में चल रहे 8 बजे के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली जो है बाजार से दर दर करके निकलती चली जाती है। अब ऐसा है कि जो चला रहे हैं उनको शासन ने परमिशन दे रखी हो, क्योंकि जो नए निर्माण मकान बनते हैं, प्लाट भरना है तो मट्टी कहीं ना कहीं तो आएगी। अब उसको माफिया नहीं होगा, वो तो सरकार से अनुमति लेकर एडीएम के साहब अभी आप जाइएगा, आपको प्लाट भराना तो 100 घन मीटर का आपको परमिशन देंगे और आप अपनी मट्टी भरवा सकते हैं। सरकारी काम है, रोड बनना है या जिला अस्पताल बनना है या जो भी सरकारी बिल्डिंग बनना है, सब में मट्टी लगती है। तो चूंकि मट्टी तो कहीं ना कहीं से आएगी, ठीक है, मट्टी परमिशन से ही आती है। का विधायक गौरीशंकर वर्मा केवल टिकट की राजनीति करत, और अगर आग पार्टी आपको अगर टिकट नहीं दे रही 2027 में तो आपकी क्या योजना है, क्या करो बाकी बात? आपको पता है कि 2002 में हमको टिकट नहीं मिला था, फिर भी हम पार्टी में रहे थे। और अगर पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया मैं चुनाव लड़ूंगा, और नहीं जताया तो पार्टी में जैसे मैं पहले काम करता था आज भी करूंगा। विधायक जी के ऊपर आरोप है कि विधायक जी जो है क्षेत्रवाद की राजनीति करत, जहां ज्यादा वोट बैंक है उतने ज्यादा विकास, जहां कम वोट बैंक है उतने बेहिसाब से। क्योंकि जालौन के लोगों को ऐसा आरोप है कि विधायक जी जो है उरई और जालौन में बहुत पक्षपात करते हैं। जालौन को रोडवेज बस स्टैंड, चुरखी रोड और खेल के मैदान, ये 3 मुद्दे ऐसे हैं जो बहुत चर्चा को विषय है। क्या लगाते हैं आप? रोडवेज बन के तैयार हो गया है, बीच में ठेकेदार खत्म हो गया था कोरोना में, इसलिए लेट हुआ है। कुठौंदा खुर्द जैसा गांव जहां भारतीय जनता पार्टी का 5 वोट नहीं है, पूरा दोहरे का गांव है, 2 तरफ से मैंने रोड बनवा दिया है, एक नैनपुरा से कुठौंदा और एक पहाड़पुरा से कुठौंदा, जहाँ 2 वोट नहीं मेरे। तो मैं कभी इस तरह का क्षेत्र कुछ करते ही नहीं हूँ। मैं तो क्योंकि अब मैं विधायक हूँ तो 4 लाख जो वोटर है वो मेरा परिवार है, उसको देख के काम करता हूँ। कभी मैंने ऐसे काम ही नहीं किया जिससे लोगों को परेशानी हो। चुरखी रोड कब तक बन जी? चुरखी रोड, चूंकि हालांकि चुरखी रोड मेरा तो 1 ही किलोमीटर है, देवनगर चौराहे से अक्षरा गार्डन तक, लेकिन मैं प्रयास करा मैंने कि कुसुमड़ा तक बने। उसके लिए EFC हो गई थी, टेंडर लग गया था,
वित्तीय स्वीकृति नहीं हुई। वित्तीय स्वीकृति मतलब पैसा रिलीज नहीं हुआ। इस कारण वो मार्च का महीना था, मार्च के महीना अंतिम महीना होता है, इसके बाद दूसरा बजट आता है। इस बजट में 100% वो रोड बनेगा। आप और सपा के सांसद हैं नालंदा शहरवार, अक्सर जो है नौकरियों या जो है मामला घर में दिखाई देता, पहले केंद्रीय विद्यालय फिर बाकायदा जो है आवास वाले काम में क्या है ऐसा? केंद्रीय विद्यालय की जो आप बात करते हैं, वे कहा था केंद्रीय विद्यालय हमने पास कराओ और आपकी पार्टी कहा था कि हमने पास कराओ। 2012 में केंद्रीय विद्यालय आया था और केंद्रीय विद्यालय आने के बाद यहाँ के उस समय विधायक और सांसद उस केंद्रीय विद्यालय को नहीं चलवा पाए, वो वापस चला गया। इस बार भी जब मैं विधायक 2017 में बना तो उसे मंच पे मुझसे आपके समाज के मीडिया ने पूछा था कि केंद्रीय विद्यालय अगर बनोगे तो प्रयास करेंगे। तो मैंने कहा था मैं प्रयास करूंगा। मैंने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय को बराबर पत्राचार किया, मैंने बराबर मुख्यमंत्री को पत्राचार किया, मैंने देश के शिक्षा मंत्री धर्म प्रधान जी को पत्राचार किया। तो लगातार मैं प्रयास करता। तो उन्होंने कहा था कि जब केंद्रीय विद्यालय नए स्वीकृत होंगे तो आपके उसमें आएगा, तो आ गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में 12 केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हुए, सिर्फ मात्र उड़ई का ही केंद्रीय विद्यालय सफर करने के लिए अब सज्जित हो चुका है। उसके पीछे क्या है, कोई भी सांसद कोई भी विधायक निधि उस विद्यालय को नहीं दे रहा था। मैंने इस बार इसकी गवाही आप सीडीओ के यहाँ जाके पत्र निकाल लेना, जब उन्होंने केंद्रीय विद्यालय को चलाने के लिए कमरों की साफ सफाई, कमरों को जीर्णोद्धार और कमरों जहां बच्चे बैठ सके उनको सुंदर बनाने के लिए रुपया मांगा, तो किसी सांसद ने किसी विधायक ने रुपया नहीं दिया। सिर्फ गौरी शंकर वर्मा ने 30 लाख अपनी विधायक निधि से देकर उसको शुरू कराने का प्रयास किया। आपकी पार्टी तो इस समय बैठ के भानु प्रताप वर्मा कह रहे हैं कि जो है हमने करा, हमारे प्रयास से बहुत सब चीजें। मेरे भारतीय जनता पार्टी सांसद है, पूर्व मंत्री थे ना, उनका भी प्रयास, क्योंकि एक पद थोड़ी लगता है, तो सांसद तो उन्होंने ही प्रयास किया, मंत्री थे हमारे। जालौन के लोगों को आरोप है कि केंद्रीय विद्यालय पहले जालौन के पास में एक गांव है गूड़ा, 2 किलोमीटर दूर है, पहले उतर जा रहा हो तो फिर बाकायदा आपने से बड़ेरा में करवा दो। वहाँ जमीन नहीं थी, वहाँ जमीन एक जगह है, एक वो जमीन पे चूंकि शनिदेव का मंदिर बन गया है ना, तो वहाँ एसटी नहीं बन पा रहा है, क्योंकि अब वो मंदिर होना स्थापित हो गया है, तो हम मंदिर के विरोध में नहीं जाएंगे। तो चूंकि जगह नहीं है, आज भी हम कह रहे हैं आपके स्टेडियम वाली जगह नहीं है, हमने जैसे तैसे लाचूरा ढूंढा है, लाचूरा में बनवाएंगे हम। आवास वाली का मामला तो सांसद जी ने लोकसभा में सदन में खड़े होकर कहा था कि हमारे जनपद जालौन में धानुक समाज है, जिसको हम लोग उन्होंने जो शब्द कहा, उन्होंने जो कहा कि बसोर समाज को एक भी आवास नहीं मिले। तो मैंने उनको एक 450 आवासों की सूची, जिस समाज की उन्होंने बात की, धानुक समाज की, उनको उपलब्ध करा दी थी कि मुख्यमंत्री महोदय ने उत्तर प्रदेश के 450 आवास ये 2022 से अभी तक दिए हैं। तो उनको लगा कि मुझसे तो जो उन्होंने स्वीकार भी किया कि मेरे किसी मित्र के कहने से मैंने सदन में झूठ बोल दिया, उन्होंने कहा भी इस बात को। 15 फरवरी 2025 जालौन में सरदार पटेल की मूर्ति को अनावरण भाव, काफी चर्चा रही जालौन में, और आप कार्यक्रम में थे, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र सिंह दो कार्यक्रम में आए थे। आपके विरोध में जैसे आप मंच पे चले, आपके विरोध में नारे लगे कि गौरी शंकर मुर्दाबाद। किसने लगवाए थे ये नारे? आपके कार्यक्रम में आप ही के विरोध में नारे लगे? नारे तो एक नेता का, नारे तो जो नेता का श्रृंगार है। नारे भी जिंदाबाद ही बोलेंगे, मुर्दाबाद ही बोलेंगे। कहीं अगर कोई आलोचक नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं है कि अपने लोगों ने लगवा रहे हैं विधायक जी की छवि खराब करवावे के लाने? नहीं, हमें उस पर, हमें इन लोगों पर नहीं जाते कौन क्या कर रहा है, हमें काम से मतलब है। लोगों की मांग थी कि ताईबाई का स्थापना हो, लेकिन नगर पालिका के प्रस्ताव में चूंकि ग्रीस कर गए थे सरदार पटेल का, लेकिन क्षेत्रीय लोगों का था कि ताईबाई की लगे। लेकिन मैंने दोनों का सम्मान किया। स्वतंत्र देव जी आए, उनके साथ में मंच पे था, तो सरदार पटेल की स्थापना हुई और मंच में उतरा, मैंने घोषणा की कि ताईबाई के मैं गेट बनवा दूंगा। तो आप देख रहे होंगे ताईबाई के गेट भी बन गए। आप और आपकी पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला बोल रहे थे कि समाजवादी पार्टी जो है
गुंडन की पार्टी है, माफियन की पार्टी है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता आप लोगों के ऊपर हमला बोलत हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है माफियन को, गुंडन को संरक्षण देने वाली पार्टी है। देखो, भारतीय जनता पार्टी इस समय देश की सबसे बड़ी पार्टी है, और कुछ लोग समाजवादी पार्टी से बसपा की पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। हो सकता है उन लोगों की छवि उस समय समाजवादी पार्टी में गुंडों की रही हो, लेकिन ये समुद्र है, यहाँ बहुत लोग आते हैं, यहाँ छान छान के पानी पिया जाता है। कभी गुंडों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं बन पाएगी। करीब 1 महीना पहले एक सामाजिक कार्यक्रम में आपने कही कि सपा के कुछ प्रमुख नेता माफियन के कुत्तन से हाथ मिलाते, को है वो माफिया और को है वे नेता? आपको पता है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता, अखबारों में भी फोटो छपी थी, एक कुत्ता से हाथ मिला रहे, तो सबने देखा, सबको पता है, आपको भी पता है कि वो बड़े नेता कौन है। 19 अप्रैल 2026 परशुराम जयंती को दिन तो, और परशुराम जयंती की शोभा यात्रा निकल रही थी। विधायक जी ने तुरंत जो है परशुराम चौक की घोषणा कर दी। तुरंत मौका देख के जो है आपने चौका मार दो। नगर में ऐसी या क्षेत्र में ऐसी चर्चा है कि विधायक जी जो है या आपकी पार्टी जो है वो चुनाव के समय जो है रेवड़ी बांट रही है, जो है एक जो है लाभ ले रही चुनाव के समय को। क्या लगा था आपको? ये जो आप कह रहे हैं, एक अच्छे कार्यकर्ता का हमेशा यही रहता है कि हमारी पार्टी आगे बढ़े, हमारा वोट बैंक आगे बढ़े। और भगवान परशुराम की जयंती पर प्राचीन मंदिर हनुमान ऋषि मंदिर से ये उनकी प्रभात झांकी निकली, तो हम उसमें शामिल थे। और एक हमारा आकाश है कार्यकर्ता, उसने हमको घर से दिया कि इसको लेके चलना है, तो हम उसको लेके जा रहे थे। और जाते जाते जब लगा कि सामने मुझको चौक दिख गया, खाली पड़ा था, और क्योंकि भगवान परशुराम का प्रतीकात्मक चिन्ह है, और प्रतीकात्मक चिन्ह को किसी को रोकने की वो नहीं है, कहीं भी लगा सकते। जैसे आप कलेक्ट्रेट के बाहर जाते होंगे तो आप देख रहे हैं कोई सूर्य मंदिर, सूर्य सब बने हैं, पूरे सब बने हैं, तो ये हो सकता है। तो मैंने कहा अभी चौराहा है और इसको भगवान परशुराम के नाम से यहाँ इसको स्थापित कर दो, तो मैंने वहाँ स्थापित कर दिया उसको। हम पे बनी रहो तो वो एक तो भजन होगा तो वहाँ में फरसा में, तो हमने वो उसको स्थापित कर दिया। और लोगों ने कहा ये परशुराम चौक हो गया, तो परशुराम चौक अब चूंकि जनता को कोई रोक सकता है, जनता जो कहे फलाना है तो हो गया, तो परशुराम भगवान का चौक हो गया वो। अब लोगों को क्या कहना क्या नहीं कहना, आलोचना करना, प्रसन्न होना, वो उनका काम है। क्योंकि आपके विरोधी ऐसा कह रहे हैं कि विधायक जी को जो है टिकट कटवे को डाले, जहाँ से 2027 के लिए मसाला तैयार कर रहे हैं। हम राजनीति कर रहे हैं, हम समाज सेवा कर रहे हैं, पार्टी में काम कर रहे हैं, हम तो आगे बढ़ने के प्रयास करेंगे, वो काम उनका है। जो इस बात को कह रहे हैं वो जाने, भावनाओं को कदर करना चाहिए। और जिसने जनता की भावनाओं को कदर नहीं किया वो राजनीति कर पाएगा। गौरीशंकर वर्मा की आगे की चुनावी रणनीति का है, लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है आपकी? जो चुनाव पहले आएगा वो पार्टी जिस चुनाव के लिए मुझे कहेगी वो चुनाव लड़ेंगे। नहीं, क्योंकि आप राजनीति कर रहे हैं, थोड़ी बहुत महत्वाकांक्षाएं देखो होती हैं, क्या है आपके मन में? हमने अभी तक एक ही चुनाव लड़ा है, हम चुनाव 3 हारे। ना मैंने नगर पालिका लड़ी, ना मैंने जिला पंचायत लड़ी, ना मैंने लोकसभा लड़ी। मैंने विधायक का चुनाव लड़ना शुरू किया तो आज तक मैं विधायक का ही चुनाव लड़ रहा हूँ। पहले मैं विधायक का ही चुनाव लड़ूंगा, वो पार्टी अगर जहां कहेगी नहीं लड़ना तो मैं नहीं लड़ूंगा। जालौन समेत पूरे बुंदेलखंड में पलायन विधायक की बहुत बड़ी समस्या है। लोग जो है ऐसे दिल्ली मुंबई जा रहे और दर दर की ठोकरें खा रहे, 2 वक्त की रोटी तक उन्हें ढंग से नसीब नहीं है। तो आपकी सरकार के द्वारा पलायन को जो रोकने के लाने का है, सार्थक प्रयास नहीं करे जा रहे। पहली बात तो आपको हम बता दें कि आने वाले समय में बुंदेलखंड और बुंदेलखंड के साथ साथ जालौन विकास की बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। चाहे पर्यटन के माध्यम से हो, आज मंदिरों पर भीड़ लगना शुरू हो गई। 2017 की स्थिति और अब की स्थिति में आपको जमीन आसमान का अंतर दिख रहा होगा। दूसरी बात, बुंदेलखंड एक्सप्रेस बन गया। बुंदेलखंड एक्सप्रेस इसलिए बना कि यहाँ बुंदेलखंड के लोगों को आने जाने की सुविधा मिले, अपना व्यापार करने के लिए सुगम रास्ता हो, अपना किसान अपनी फसल पैदा करके उचित मूल्य मिले उसको, इसलिए वो सुगम रास्ता हो। एक तो इस कारण जब उसको अच्छी फसल होगी, अच्छी फसल बेचने के दाम मिलेंगे तो निश्चित रूप से वो
पलायन नहीं करेगा। और उसके साथ साथ हमारे आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो मनरेगा काम होता था, मनरेगा काम पहले फर्जी जॉब कार्ड चढ़ाकर उनका पैसा का शोषण होता था। अब बीवी जी राम जी के माध्यम से अब जिनके जॉब कार्ड होंगे उनको काम भी मिलेगा, चाहे वो प्रधान का साथी हो या ना हो। अगर उसके पास जॉब कार्ड है तो उसको निश्चित रूप से 60 दिन काम मिलेगा, 100 दिन काम मिलेगा। और उसके बाद 2 से 35 जगह 2 से 52 रुपये मिलेगा। तीसरी बात, अगर उसने काम किया है और उसको भुगतान नहीं कर रहे तो उसका भुगतान ना करने के कारण उनको ब्याज भी देना पड़ेगा। क्योंकि तो रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। एक उरई में हिंदुस्तान यूनिलीवर फैक्ट्री थी, वो अब जो स्थानांतरित होकर शायद हमीरपुर चली गई। हिंदुस्तान लीवर पुरानी फैक्ट्री थी और हो सकता है उनको प्रोडक्ट जो कच्चा माल नहीं आ पा रहा हो, या उनका प्रोडक्ट बन नहीं पा रहा हो, या उसको कोई खरीद नहीं रहा हो। जब कोई मार्केट में जिसकी चीज बिकेगी नहीं तो वो फैक्ट्री क्यों चलाएंगे? जहां उनका मार्केट होगा वहीं फैक्ट्री चलाएंगे। तो हालांकि अभी कुछ कर्मचारी हैं और जो कर्मचारी हटाए गए हैं वो नई फैक्ट्री महोबा में एक बनी है, वहां शिफ्ट किए हैं। तो जिनको अपना पेंशन लेना था उन्होंने पेंशन लिए। फिर भी मेरे पास एक ज्ञापन देने आए थे, मैंने मुख्यमंत्री को उनका ज्ञापन भेज दिया है। उनसे आग्रह किया कि वो हिंदुस्तान लीवर दोबारा सुचारू हो या उसकी जगह कोई अच्छी फैक्ट्री जो जनपद जालौन हो उसमें इनको समाहित कर लिया जाए। क्योंकि पिछले 9 साल से जो है आपकी सरकार है राज्य में, तो हमें नहीं लगा कि जो है कोनो रोजगार के बड़े जो है सोर्स तैयार करे गए हों जिनसे लोग जो है ऐसे बाहर ना जावे। लगा था आपको कौन चीजें तैयार करेगी? आप अभी मेरे साथ आयुष हॉस्पिटल गए थे। हाँ। सरकार ने कौशल विकास योजना के माध्यम से बच्चों को रोजगार देने के, ट्रेन देने का इसलिए काम किया है कि जो बच्चे पढ़ने लिखने के बाद आउटसोर्स वाली टेक्निकल चीजें नहीं जानते थे, उनको सीखें और उनके माध्यम से काम करें। और बहुत से रोजगार गांव में पहले होते थे, आज वो गांव में सब काम बंद हो गए। जैसे पहले लोहार अपना काम करता था, बढ़ई अपना काम करता था, मुची अपना काम करता, दर्जी अपना काम करता था, कारीगर अपना काम करता, मिस्त्री अपना काम करता था, सारी जातियां जो 17-18 बारी अपना काम करता था, सब काम अपने करते थे। आज वो सब काम बंद हो गए। तो कौशल विकास योजना के माध्यम से उनको प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और उनको मुद्रा योजना के माध्यम से उनको पैसा भी दिया जाए कि अपना काम आप शुरुआत कर सको। विपक्ष को क्या है कि जल जीवन मिशन योजना जो है वो बुंदेलखंड और पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार साबित होकर जा रही है। आपकी विधानसभा में जल जीवन मिशन योजना कितनी सफल है? हमारी विधानसभा में लगभग, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट, भारत सरकार का प्रोजेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट बड़ा है, और क्योंकि इस प्रोजेक्ट को करने के लिए बहुत से कंपनियों की जरूरत है और जिन कंपनियों ने समय से काम नहीं किया उनको ब्लैक लिस्ट भी हमने किया है। तो निश्चित, जैसे अब जालौन का रोडी बस स्टैंड है, ठेकेदार मर गया, दूसरे ठेकेदार से टेंडर गया, फिर काम हुआ। तो इस तरह जिस कंपनी ने काम नहीं किया वो उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया, उसी कंपनी को काम दे दिया गया है। लगभग 80-85% काम हो गए और जहां की मुझे सूचना मिलती है तो हाँ, मैं नमामि गंगे एक्शन को फोन लगाता हूँ, 2-4 दिन में काम हो जाता है। हमने सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा जी से बातचीत करी। जल जीवन मिशन योजना, आगजनी, पर्यटन स्थल और तमाम विषय में खुलकर चर्चा हुई। विधायक जी को कह रहे हो कि जल जीवन मिशन योजना में जो है आपकी विधानसभा में करीब 80 से 85% काम हो चुको और जहां जो भी समस्याएं आती है तो विधायक जी उतर जाकर समस्या को तुरंत निस्तारण कर देते हैं। आप सब लोगों को जो इंटरव्यू कैसे लोगों हमें कमेंट करके जरूर बताओ। हमारा नाम आदित्य है। नमस्कार।